हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। और आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो से रिलेटेड और नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको बहुत सारी क्लैरिटी का सामना हो जाएगा। टॉपिक आपको देखकर समझ आ गया होगा कि एपीएफसी के बारे में, ईओ एओ के बारे में हम बात करेंगे, इसमें कितना कंपटीशन है उसके बारे में, लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आए थे बहुत ही मधुर कमेंट्स उनके बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और आपको रियलिटी से अवगत कराएंगे कि जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी अफवाहें चल रही हैं आप उन अफवाहों से कैसे बाहर निकलें और स्वयं को कैसे इसकी पढ़ाई के अंदर झोंक सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो डिस्क्लेमर को स्किप करने की सोच रहे हैं सब बिल्कुल मत करना, वरना कमेंट में आके फिर गालियाँ दोगे और ये चीज़ कुछ नहीं दर्शाती, बस आपकी समझ जाओ बस जो भी है। तो यहाँ पे इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरे ओपिनियंस सारे के सारे फैक्ट पर बेस्ड होंगे, कोई भी ऐसे हवा में क्रिएट किया हुआ नहीं होगा। साथ में सी सेट कॉम्प्रीहेंशन टाइप की वीडियो होगी। ये इसका क्या मतलब है कि जैसे सी सेट के अंदर इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं, एक चीज़ से दूसरी बात को समझने का इन्फ्रेंस निकाला जाता है, सबसे नियरेस्ट पॉसिबल रीज़न को फाइंड आउट किया जाता है, उस तरह के इस वीडियो के अंदर बातें की जाएंगी। जिनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है दे आर ऑलवेज एक्सेप्टेड, हमेशा हृदय से स्वागत है उन सभी का। और जो प्रीवियस वीडियोस को अभी तक देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता रहा हूँ कि जो एपीएफसी की प्रीवियस वीडियो है सबसे पहले उसका टाइम देखें। उसका टाइम 1-1.5 साल पहले का समय है जहाँ पर लोग एकदम अंधाधुंध होकर अपने सभी एग्जाम्स को छोड़ के इसके पीछे निकल पड़े थे ईओ एओ के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, टाइम भी वेस्ट किया और उसके बाद वो फेल हुए। फेल होते ही लोग है ना, जब एग्जाम का रिजल्ट आया था उसके बाद तुरंत ही नए कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं। एक है ना मार्केट में ट्रेंड देखना, सबसे ज़्यादा एडमिशन्स तब नहीं होते जब किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, सबसे ज़्यादा एडमिशन्स तब होते हैं जब किसी चीज़ का रिजल्ट आता है और वो कॉन्टीन्यूस चीज़ है और उसमें लोग फेल होते हैं। फेल होते ही नेक्स्ट मोमेंट बंदे के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि अब से बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और नेक्स्ट टाइम टॉप कर जाना है मैंने, और फिर वो तुरंत जाके कोई भी कोर्स परचेज कर लेगा जिम्मेदारी के साथ, लेकिन वो कुछ ही दिन फॉलो कर पाता है। पर फिर भी आगे चलते हैं, इस पूरी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये पूरी है तो पूरा ही देखें। साथ में आपके जितने भी बाकी इश्यूज़ हैं दे विल बी सॉर्टेड आउट, ये इसी वीडियो के अंदर कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे ज्ञान के सागर के बारे में। तो सबसे पहली बात है, कई लोग एपीएफसी को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डानिप्स या फिर स्टेट पीसीएस के साथ कंपेयर कर बैठते हैं। तो सबसे पहले जो भी इन सर्विसेज के एस्पायरेंट होते हैं दे ऑल वांट डाइवर्सिफाइड जॉब, दे ऑल वांट डाइवर्सिफाइड जॉब, और ऐसी डाइवर्सिफाइड जॉब जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे काम करने का मौका मिले। बट इफ़ यू विल चूज़ द एपीएफसी ओवर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, यू विल नॉट फाउंड अ सिंगल पर्सन जिसने एपीएफसी को चूज़ किया होगा। इवन स्टेट पीसीएस के ऊपर भी एपीएफसी को कोई भी चूज़ नहीं करता। रीज़न सिर्फ इतना सा है, आई एम नॉट डेरोगेटिंग दिस पोस्ट, रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये प्रोविडेंट फंड तक अपने आप को सीमित रखता है। और दूसरी बात कि अगर किसी में ये चीज़ क्रैक करने की एबिलिटी है तो वो इस जॉब को क्रैक करने की भी एबिलिटी रखता है। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर सिर्फ ये बताता हूँ डाइवर्सिफाइड के अंदर बाकी सभी जॉब्स जो हैं, इवन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एएलसी हैज़ मच मोर पावर देन एपीएफसी। सो अब ये बात तो मेरे को मत बताना कि एपीएफसी हैज़, मतलब इन सभी से ज़्यादा पावर एपीएफसी होल्ड करता है। ठीक है। सेकंड, सैलरी। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सैलरी कोई मैटर नहीं करती। बैंकिंग और सीजीएल के भी बहुत कुछ लोग जो हैं वो सैलरी को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, 5400 की ग्रेड पे जितने भी लोग काम करते हैं सभी के लिए सैलरी बराबर होती है। सो यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए सैलरी डजेंट मैटर, वो सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। देयर इज़ द जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर एपीएफसी को कार, सिक्योरिटी, पर्सनल, बिग हाउसेज मिलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आईएएस और आईपीएस सिर्फ इनको छोड़कर और बाकी किसी को भी कार की फैसिलिटी नहीं है अप टू अ सर्टेन लेवल। उसके बाद जाके उन्हें प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हो जाते हैं अपने सर्विस के अंदर। रीज़न क्या है इनको सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करवाने का या कार बड़े हाउसेज प्रोवाइड ना करवाने का? ये आई थिंक 2008 की बात है, 2008-2006 इसी के टाइम के आसपास की बात है कि अगर एक ऑफिसर को गाड़ी देते हैं ना तो उसके पीछे कम से कम 2 तो ड्राइवर चाहिए, इस पूरे व्हीकल को मेंटेन करने के लिए चाहिए। इतनी ही ऑफिसर की सैलरी होती है और इतना इसको मेंटेन करने का खर्चा पड़ जाता है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट कहती है आप आने जाने का खर्चा हमें बता दो, हम आपको पे कर देंगे। सेकेंड इज बिग हाउसेज। बिग हाउसेज भी सिर्फ आईएएस, आईपीएस या स्टेट पीसीएस को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। रीज़न ये है इनकी जो जॉब होती है ना वो 24/7 होती है और बाकी सर्विसेज की जॉब 24/7 नहीं होती। तो इस वजह से इनको मैं कई बार ना आईआरएस असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जो उनको भी जो है ना फ्लैट्स में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो दे वोंट गेट अ बिग बंगलो। हाँ, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस वालों को मिलता है, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, खैर उनके बारे में कभी आराम से बात करेंगे बाद में, और मैंने बात की भी हुई है अपनी अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। बट इस वहम में ना रहें। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हमारा फलाना ढिमकाना भी एपीएफ से है, वो तो बड़े चौड़ से रहता है। रीज़न ये है हर कोई जो क्लास 1 ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर बनता है उसे अपनी एक स्टेटस मेंटेन करने की चुल होती है। ठीक है, सब वहाँ पर जाके ना ये सोचते हैं कि हमें भी ऐसे लोग घेर के
चले, हमें भी ऐसा ऐसा काम हो, तो हर कोई किसी के अंदर एक एरोगेंस नाम की जो चीज़ है वो आनी शुरू हो जाती है। अब जुनैद अहमद का वो देखें, इंटरव्यू देखें, वहाँ पे भी उन्होंने एक बात कही है कि एक समय के बाद जाके ना लोगों को एरोगेंस आना शुरू हो जाता है, और वो नॉर्मल है, सभी को आता है। तो उस एरोगेंस को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू स्पेंड समथिंग, उसके लिए उन्हें खर्चा करना पड़ता है। और जब वो स्पेंड करते हैं तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया, नहीं भाई मेरे खुद के खर्चे से मैं 5 स्टार होटल के अंदर जा रहा हूँ, तो बोलेंगे कि यार क्या बकवास कर रहा है, मतलब खुद का ही खर्चा करना था, कितनी तनख्वाह है, कितना बचता है, 70 सवाल पूछेंगे सामने से। लेकिन अगर कहेगा भाई गवर्नमेंट पे कर रही है, देन इट्स नथिंग, कोई नहीं पूछेगा, और उसका इज्जत भी और ज़्यादा बढ़ेगी। देन बात करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की। जो भी यूपीएससी के अंदर आना चाह रहा है वो सबसे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रीफर करता है, नथिंग मोर देन इट, नथिंग लेस देन इट। उसे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दे विल कंटिन्यू विद द सर्विस। जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो कहीं भी छोड़ के चल देंगे। रीज़न ये है कि जिन्होंने भी प्री मेंस इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया है, दे ऑल हैव द कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ। वो कुछ भी कर सकते हैं और भूखे नहीं मरेंगे। बस मृणाल सर की एक बात बहुत अच्छी है कि यूपीएससी के उन्होंने लाइफ में एक भी एस्पिरेंट को ऐसा नहीं देखा जो यूपीएससी का एस्पायरेंट हो और वो भूखा मर रहा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कोई ना कोई सब कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा ही करेगा। देन अब आप कहेंगे कि सर आप तो बहुत डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे रुको भाई रुको, अभी डिमोटिवेट नहीं हुए हो, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा फैक्ट के साथ करेंगे, लेकिन मोटिवेट भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कहूँगा कि आप एपीएफसी के लिए फुल फोर्स के साथ प्रिपरेशन कीजिए। रीज़न, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो भूल जाइए ये 5400 की ग्रेड पे है या 2800 की ग्रेड पे है या कौन सी ग्रेड पे है, कौन सी सर्विस है, किस एग्जामिनेशन बॉडी ने एग्जाम निकाला है। बस पागलों की तरह जुट जाइए इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड। देन सेकंड रीजन इज नेक्स्ट वैकेंसी तब आएगी जब आपकी एज ओवर हो चुकी होगी, चाहे आप किसी भी एज क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हो। हाँ 21 साल के हो तो बच जाएंगे, लेकिन अगर 24-25 के आसपास हैं तो आपकी अब नेक्स्ट वैकेंसीज तब आएंगी जब आपकी एज ओवर हो चुकी होगी, और तब तक आप इवन कांट अफोर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आप अभी 25 साल के हो, आप कहें सर 6 साल में आ जाएगा, 31 साल में आ जाएगा, तो मतलब एपीएफसी की तो है ना 35 ईयर तक एज है, तो हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। भाई 6 साल तक अनएम्प्लॉयड रह लोगे, ठीक है, नहीं रहा जाएगा। तो अब इसी के ऊपर फुल फोकस करके टूट पड़ो, इसके अलावा और कुछ नहीं। थर्ड चीज़, यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू है, ठीक है, एक एग्ज़ाम एक इंटरव्यू और गारंटीड जॉब है। सपोज 300 मार्क्स का पेपर है एंड इफ़ यू गेट 250+, आप सीजीएल का प्री दे के आओ, आपको कोई श्योरिटी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, फाइनल लिस्ट में नाम होगा। आप यूपीएससी का प्री दे के आओ, आपको कोई गारंटी नहीं कि आप फाइनल में सेलेक्ट हो जाओगे। आप सीजीएल का मेंस दो, कोई गारंटी नहीं सेलेक्ट हो जाओगे। यूपीएससी का मेंस दो, कोई गारंटी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती। यहाँ पे आप 300 आउट ऑफ 250 लेके आओ, आप गारंटीड इन अंदर हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। सो उसी दिन चाहे सर्विस का रिजल्ट आए, कभी भी एग्जाम का रिजल्ट आए, कभी भी कभी इंटरव्यू हो, आपको पता है यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर विद यूपीएससी का स्टैंप के साथ। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देन 2 सेपरेट एग्जाम्स होंगे। लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि इसके ईओ एओ के पीछे ज़्यादा मत भागो। जब फेल हो गए थे कैंडिडेट, जब चल रही थी बात तब चल रही थी, लेकिन उसके बाद में क्या है कि कोई एग्जाम नहीं था जिसके अंदर आपके अकाउंट और लेबर लॉ के बारे में कहीं पे यूटिलाइजेशन हो सके। सो वो एक सीमित करने वाला क्राइटेरिया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। रीज़न, 2 एग्जाम्स होंगे और सेपरेट एग्जाम्स होंगे, तो अगर एक एग्जाम के अंदर थोड़ी बहुत चूक रह जाती है तो सेकंड एग्जाम आप क्रैक कर लें और आपके पास एक जॉब हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देन इवन सीएससी वाले, जो सीएससी वाले हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो अगर उनकी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी नहीं है, कहीं पर भी उन्हें लैग हासिल हो रहा है, दे शुड ड्रॉप और उन्हें फुल फोर्स के साथ एपीएफसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिंपल रीज़न है भाई, वही एक एग्ज़ाम गारंटीड जॉब, पूरी जोर शोर से लग जाओ। सीएससी के अंदर आपका रिजल्ट कब आएगा? पहले तो आपका 28 मई का तो प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद 15 सितंबर से आपके मेंस होंगे, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। मतलब इतना सारा खेल होगा, लेकिन जिस दिन आपने इसका एग्ज़ाम दिया उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप जॉब में हो या नहीं हो। यूपीएससी के सीएससी का मेंस होने से पहले आपके पास जॉब की सिक्योरिटी होगी और अपने दिल के अंदर एक तसल्ली होगी कि हाँ आई एम एम्प्लॉयड वन। देन यू शुडंट प्रिपेयर फॉर 2 एग्जाम्स। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी का सीएससी करूंगा और इसके साथ करते करते मैं ईपीएफओ एओ को ईओ एओ को निकाल ले जाऊंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बताता हूँ क्यों। आप सोच रहे हैं हम सीजीएल की तैयारी करनी है, हमारे लिए तो मैथ ऐसे चुटकियों का खेल है, इंग्लिश भी चुटकियों का खेल है और हम ऐसे एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल ओपनली होकर बोल सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसा क्यों है। लेट्स फेस द हीट को फेस करते हैं। क्या क्या है, जितने भी लास्ट टाइम के 421 ईओ एओ सेलेक्ट हुए हैं, दे ऑल विल अपीयर इन एपीएफसी। अब ये तो मानते होंगे इनके पास एक्सेसिव नॉलेज है और वो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, फील्ड की भी उनके पास नॉलेज होगी। ये सारे के सारे एपीएफसी में अपीयर होंगे। 155 आई थिंक पोस्ट हैं एपीएफसी के अंदर। तो अब देखो,
ये कंपटीशन बढ़ाएंगे, ये कंपटीशन डाउन नहीं करेंगे, कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये रहम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। देन आपको पता है ईओ एओ के अंदर इंटरव्यू में भी लोग अपीयर हुए थे 3 टाइम्स, इनमें से 1 गुना लोग तो सेलेक्ट हो गए, 2 गुना लोग वापस घर आ गए थे। ये सारे के सारे टूट पड़ेंगे अब, ये सारे के सारे टूट पड़ेंगे। इन्हें पता है लास्ट टाइम हम 2 4 6 नंबर से रहे थे, इस बार नहीं रहेंगे और इस बार एपीएफ से निकालेंगे और इनके सीनियर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आने वाली है कि कंपटीशन बहुत एकदम वो बोलते हैं ना गला काट कंपटीशन होगा, ऐसा होने वाला है। देन सभी जो इंटरव्यू के अंदर 1 से 20 मार्क के अंदर रहे थे सिली मिस्टेक से, ठीक है, जो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाए थे, मतलब सपोज कि इंटरव्यू से 1 नंबर नीचे था, 2 नंबर था, 3 4 5 6 या 20 मार्क्स तक, ठीक है, यहाँ तक के जो कैंडिडेट थे ना जिनकी सिली मिस्टेक्स की वजह से जो इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो पाए थे, वो भी टूटेंगे एकदम, क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुकी है, अब वो हमला करने वाले हैं बहुत तकड़ा। साथ में आईआईटीएंस होते हैं, आईएम वाले होते हैं, एम्स वाले होते हैं, इनके पास पहले से ही ज़्यादा स्टडी करने की और इनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, ज़्यादा समय तक पढ़ पाते हैं, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। सो दे विल ऑल गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम, वो भी कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे। साथ में जिसने भी सीएससी का इंटरव्यू अपीयर किया है, ठीक है, जो भी यूपीएससी का, सीएससी का या आईएफएस का इंटरव्यू अपीयर किया है, वो भी एकदम भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे इस एग्जाम के ऊपर, ठीक है। जिन्होंने अपना एग्जाम सीएससी छोड़ा है ना, जैसे मैंने बोला था कि सीएससी वालों को भी एक बार ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सीएससी तो हर बार आएगा, ये हर बार नहीं आने वाला, तो वो भी एकदम टूट पड़ेंगे ऐसे भूखे भेड़ियों की तरह, फिर नहीं बच पाओगे। तो कट ऑफ डेफिनेटली बात बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। और जो वो लोग भी जो सिर्फ एपीएफसी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ एपीएफसी के ऊपर है, जिन्होंने अपने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन छोड़ दी, वो भी कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो अगर आप अपने दिमाग में ये वहम रख रहे हैं कि हम यूपीएससी सीएससी को करेंगे और इसके साथ में एपीएफसी को ऐसे 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 करके ले जाएंगे, नहीं होगा। हम सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं, हम तो सेलेक्टेड वन है और इसके बाद हम ऐसे 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 करके ले जाएंगे, नहीं होगा। ये सारे कैंडिडेट्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो दिस इज़ अप टू यू कि हाउ मच हीट यू वांट टू फेस, एंड दिस इज द ट्रुथ। अब कंपटीशन टफ होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा, हलवा नहीं है। जैसे यूट्यूब वाले बताते हैं ना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आओ कोर्स ज्वाइन करो और हम आपको रेस में सबसे आगे लेके जाएंगे और आप जीत जाओगे और आपको 500-400 की ग्रेड पे की नौकरी और ऐसे गाड़ी और ऐसे वाँव वाँव करते हुए घूमोगे, गर्लफ्रेंड के सब सब सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कंपटीशन भाई बहुत टफ है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस बार ना एक मार्क के ऊपर 20-20 30-30 कैंडिडेट होने वाले हैं, ठीक। टॉपर और जो फाइनल बनता है उसके बीच में मेरे हिसाब से 20 मार्क्स का मैक्सिमम गैप होगा, कि टॉपर और जो लास्ट बनता है मैक्सिमम 20 मार्क्स का, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो भी पाएगा। इवन इसके अंदर कंपटीशन जो है ना वो सीजीएल से भी और सीएससी में सबसे ज़्यादा, यूपीएससी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर कंपटीशन, उससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन इस एग्ज़ाम के अंदर होने वाला है, ये ध्यान रखना। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, ये बात यहीं पर नहीं रुकती, ये कहाँ पर रुकती है कि दोज हु विल अपीयर इन एपीएफसी इंटरव्यू, आपको पता है एपीएफसी का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगा, तो एपीएफसी के एग्ज़ाम में 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लेकिन 1 गुना लोग ही सेलेक्ट होंगे, 2 गुना लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब यही जो 2 गुना लोग हैं ये कहाँ पर आएंगे, ईओ एओ के इंटरव्यू के अंदर। एग्जाम सिलेबस सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, पर ये सभी के सभी इसमें आएंगे। 99.99% श्योर हूँ कि ये सभी के सभी 2 गुना इसमें आएंगे और दे विल गेट द सिलेक्शन। जो अनसेलेक्ट हुए हैं वे भी अपीयर करेंगे 99% इसके इंटरव्यू में। जो इनके अलावा जो इंटरव्यू में पीछे रहे हैं ना, जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, वो भी यहाँ पे इंटरव्यू में आने की जद्दोजहद करेंगे। ओवरऑल दोनों ही एग्जाम्स की बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है। इवन आप सोचकर बताइए जितनी भी पोस्ट होंगी, कितनी पोस्ट होंगी, मान लीजिए 577 के आसपास लोग बता रहे हैं, आप 600 मान लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में कितने सेंटर्स होंगे, नियरली 1000, उससे भी ज़्यादा सेंटर्स होंगे, ठीक है। पर मैंने बिल्कुल 1000 बोला है। अब एक सेंटर के अंदर जितने भी बच्चे हैं ना, अब काउंट करना कितने होते हैं। इवन द टॉपर ऑफ अ सेंटर वुडंट गेट श्योरिटी कि वो उसे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। टॉपर ऑफ द सेंटर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपर ऑफ द सेंटर, पूरे सेंटर के अंदर जितने लोग हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला भी, उसके भी चांसेस नहीं है। नहीं है का मतलब है कि बहुत टफ है। सो दिस इज़ अबाउट डिमोटिवेशन एंड मोटिवेशन बोथ। मतलब इसका सारा क्या था कि आपको रियलाइजेशन करवाना है कि एग्ज़ाम ये ऐसा नहीं है जैसे आप सोचोगे कि हम 2 घंटे पर डे के हिसाब से निकाल के क्रैक कर लेंगे। यू हैव टू गिव द 8 आवर्स, यू हैव टू बी इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि लोग 8 आवर्स दे रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट गोइंग गिविंग योर 8 आवर्स पर डे क्वालिटेटिव स्टडीज़, देन आप पहले से पिछड़ रहे हैं। आप चाहे कितना ही अपने दिल में भरोसा रखिए, एग्ज़ाम डे आएगा मेरे अलग काम करेगा, कुछ काम नहीं करने वाला, सब धरा का धरा रह जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहेगी। 100% डिपेंड करेगा पेपर लेवल के ऊपर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सभी बताते पेपर लेवल के ऊपर, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी हो बता देते। सिंपल बात बताता हूँ, कोई सेक्शनल मार्किंग नहीं है और कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। अब ये सेट स्टैंडर्ड का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
अगर यूपीएससी का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई लास्ट टाइम कितनी थी 182 या 187 थी कट ऑफ आउट ऑफ 300, तो यूपीएससी 150 प्लस जाते ही, मतलब 50% से ज़्यादा कट ऑफ लेके जाते ही दिमाग ख़राब हो जाता है यूपीएससी का, अपनी ईगो पे बात ले लेती है। 2016 के अंदर जो है आपके आईएएस वाले एग्ज़ाम की 116 कट ऑफ थी 200 में से। यूपीएससी इतना बौरा गया कि अब जाके 87 पे कट ऑफ ला के पटक दिया आउट ऑफ 200। और जिस हिसाब से चल रही है ना, मुझे लगता नहीं है कि वो दिन दूर होगा जिस दिन 60-70 नंबर भी ला पाने बहुत ही मुश्किल वाले खेल हो जाएंगे। तो अगर यूपीएससी का दिमाग ख़राब हुआ ना, तो कट ऑफ की लंका लगा के रख देगी, नीचे पटक के रख देगी। आपके 120 आ जाए ना, आप अपने आप को किस्मत वाला मानना। देन यूपीएससी चालाकी से प्ले करेगी। चालाकी से मतलब कि अगर यूपीएससी ने सोचा कि भाई यहाँ पे सीएससी वाले बहुत आ रहे हैं, दो ही कंडीशन होंगे चालाकी के अंदर भी। सबसे पहला, यूपीएससी को लगेगा कि सीएससी वाले बहुत आ रहे हैं, तो वो मैथ्स को ना ईजी कर देंगे, जिसकी वजह से मैथ्स को थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे कि जिससे सीजीएल वाले तो निकाल ले जाएं और यूपीएससी वाले ना निकाल पाएँ। लेकिन अगर यूपीएससी बायस है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वैसे ये बात नहीं बनती पर फिर भी, क्योंकि वे यूपीएससी के कैंडिडेट को प्रीफर करने के लिए मैथ्स को डाउन रखेंगे, इंग्लिश को डाउन रखेंगे और जीएस के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि यूपीएससी के जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको ज़रा सा बेनिफिट मिले। वो हल्का सा मैथ में एफर्ट डाल के इनकी बराबरी कर लेंगे और अपने जीएस के अंदर एफर्ट उनके हैं ही ऑलरेडी, तो वो इनसे ज़रा सा आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा फेवर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन यूपीएससी हो जाए लेथार्जिक कि भाई मुझे तो पेपर छाप के देना है, टॉप के कैंडिडेट छाटने हैं, मैं क्यों ये देखूँ कि सीजीएल वाले आ रहे हैं कि यूपीएससी वाले आ रहे हैं कि कोई अदर बंदा आ रहा है। मैं अपना चुपचाप आसान आसान से क्वेश्चन पूछेंगे, जो सही देगा वो दे देगा, भाई हमें क्या मतलब, चाहे कट ऑफ जाए 300 में से 280 की, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये यूपीएससी ऐसी लेथार्जिक हो जाए, तो इसका चांस और इसका चांस कम है। इसका चांस सबसे ज़्यादा है कि यूपीएससी चालाक दिमाग से खेले। क्रक्स क्या है पूरी वीडियो का, आपको यूपीएससी के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, आपको जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके साथ कॉम्पीट करना है। यूपीएससी इज़ लाइक दिस, वो दो बिल्ली और बंदरों की कहानी सुनी है ना, इनके पास जो था रोटी थी और तराजू में रख दिया, एक तरफ ये भारी हो गया तो इसने इसमें से थोड़ा सा खा लिया, फिर इसमें से खा लिया, फिर इसमें से खा लिया, फिर इसमें से खा लिया। यूपीएससी ऐसे बैठा है। अगर उसने टफ पेपर बनाया तो दोनों के लिए टफ है, ठीक है, अब कट ऑफ फॉल करेगी। अगर उसने इजी पेपर बनाया तो दोनों के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। इसने चालाक पेपर बनाया तो इनमें से किसी एक को बेनिफिट होगा, किसी एक को नुकसान होगा। ओवरऑल ये है कि आपको यूपीएससी की तरफ ध्यान ना करके आपको अपनी रोटियों की तरफ ध्यान करना है। आपको अपने जो है ना अदर कैंडिडेट्स की तरफ ध्यान करना है कि अगर कोई 6 घंटे 7 घंटे एवरेज अगर कोई दे पा रहा है तो आपको अगर उससे आगे निकलना है तो यू हैव टू गिव 8 आवर्स। इससे नीचे कुछ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो माई एडवाइस इज़ व्हाट, ये कुछ यूट्यूब के वे हैं कि लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया एपीएफसी सैलरी एंड पर्क्स, एपीएफसी जॉब प्रोफाइल, ईपीएफओ एपीएफसी जॉब प्रोफाइल, एपीएफसी ऑफिसर लाइफस्टाइल। मतलब सिलेक्शन मत लो, ठीक है, पढ़ाई मत करो, पहले लाइफस्टाइल जान लो उसकी, है ना। अरे गेट द जॉब, लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई छोड़ देना, पहले जॉब तो हासिल करो। तो पहले तो ऐसी बेतुकी चीज़ों को देखना बंद कर दो। देन कार गार्ड मिलेगा ना मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कबूतर मिलेंगे, सोने के सोने, चांदी के घोड़े के हाथी मिलेंगे, कुछ नहीं, अपना शांत रहो, पेपर की तैयारी करो, ठीक है, जो मिलेगा वो देख लेंगे। देन स्टॉप वॉचिंग प्रेडिक्शंस कट ऑफ के प्रेडिक्शंस देखने के बारे में बिल्कुल छोड़ दो। यूपीएससी का खेल है भाई, इसको कोई नहीं समझ पाया। यूपीएससी का नाम यूनियन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, इसको पकड़ पाने की किसी की औकात नहीं हुई है। यहाँ पे ना जो लोग बोलते हैं इंटरव्यू में ऐसी ऐसी प्रिपरेशन करके जाओ, भाई जब पैनल मिलता है ना स्मिता नागराज मैम का, अच्छे अच्छों की धज्जियाँ उड़ा के रख देती हैं, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्ट कितना ही लूप होल छोड़ लो, कुछ नहीं मानती, ठीक। देन मैवरिक की एक बात थी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, डोंट थिंक, जस्ट डू। अपने इंस्टिंक्ट को फील करें, बस कर दें, ठीक है, अपने एक्शन के ऊपर फोकस करें इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं। देन फाइनली, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इशारा करते हैं ना टोनी स्टार्क को, अगर आप एपीएफसी के अपीयर में जाएंगे ना तो आपको सिर्फ ये रहेगा कि एक चांस और है बस ईओएओ का, जहाँ पे आप इसकी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वरना फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ईओएओ के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अकाउंट पड़ा हुआ सारा मतलब बह के निकल जाएगा, कहीं यूटिलाइज नहीं होने का। देन जब आप ईओएओ के पेपर में बैठे होंगे तब आपको लगेगा कि बस यही एक चांस है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। सो फाइनली एपीएफसी की कट ऑफ सुपर हाई, और यहाँ से टूटे हुए उम्मीदों के ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे अपना एफर्ट पुट करेंगे तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई। मेरे हिसाब से एपीएफसी की कट ऑफ ईओ से कम रहने की आशंका है, क्योंकि लोग यहाँ पे कम एफर्ट डालेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, राइट। तो अपने इसी एग्ज़ाम को, एपीएफसी के एग्ज़ाम को ही फोकस करके तैयारी करें। सो हाउ यू शुड प्रिपेयर। अगर इनकी बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो इन्होंने भविष्य देखा था ना पूरा का पूरा, सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर ऐसा अज्यूम करके चलें कि सिर्फ एक चांस है आपको, ठीक है, ग्रैब दैट चांस। और जब तक ऐसे सिर घूमने ना लग जाए, पढ़ाई करते रहिए, दब के पढ़ाई कीजिए, तभी सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे, वरना आप कहीं के भी तोप हो, कहीं के भी तुर्रम खां हो, सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में रह जाओ, उसमें इंटरव्यू में रह जाओगे। अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो रिटर्न के अंदर एमसीक्यू वाले एग्जाम के अंदर तूफानी प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। और तूफानी का मतलब क्या है कि आपने सारी जो है ना बुक्स को ऐसे ऐसे पढ़ लिया हो कि दिमाग में फ़ोटोज़ छप गए हो। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा ना, वो मैं गारंटी देता हूँ 20 मिनट पहले एग्जाम को कंप्लीट करके बैठ जाएगा। जिसका आखिरी मिनट तक हो रहा है ना, समझ लो उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट रहे, डाउट्स उसके अंदर रह रहे हैं, और जब तक उसके अंदर डाउट्स रहेंगे तब तक इसका मतलब उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। और ऐसे तो आपको कैंडिडेट मिलेंगे ही ना कि 600 लोग तो ऐसे होंगे ही जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो यू नो द कॉम्पिटिशन। देन अब ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। स्ट्रेटजी, मोस्ट लॉजिकल स्ट्रेटजी जो आपकी क्या होनी चाहिए जिसके अंदर आपके मैक्सिमम एग्जाम्स कवर हो और आपका एपीएफसी का एग्जाम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो भी नेक्स्ट टाइम के अंदर हम देखेंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सीएससी और एपीएफसी के जितने भी कैंडिडेट हैं। और हार्टफेल थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई आफत ना आ रही। खुश रहो, हेल्दी रहो और पढ़ाई करते रहो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे गाइस।